तो आज हम पढ़ने वाले हैं द डेवलपमेंट ऑफ सीड। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का हमारा जो तीसरा इवेंट है, कौन सा इवेंट है बेटा? तीसरा। पहला हमने पढ़ा था एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, तो उसके बाद हमने पढ़ा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जिसमें हमने पढ़ा डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो। उसके बाद जो तीसरा इवेंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का, वो है सीड फॉर्मेशन। क्या है? सीड फॉर्मेशन। बेसिकली सीड और फ्रूट एक साथ ही बनते हैं, लेकिन प्लांट के काम की चीज़ क्या है? सीड है या फ्रूट है? सीड है। फ्रूट तो हमारे काम की चीज़ है, इसीलिए हम सीड को फाइनल प्रोडक्ट मानते हैं। किसका? फर्टिलाइजेशन का। सीड इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फर्टिलाइजेशन का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या है? सीड। ये बात समझ में आ गया आपको? अब अगर आपको कुछ याद हो तो 11th क्लास में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सबसे पहली बार सीड की तरह जो स्ट्रक्चर था वो किस में बना था? टेरिडोफाइट्स। किस में बना था? टेरिडोफाइट्स। अब एक बात और है, इससे पहले हमने पढ़ा कि एम्ब्रियो बना। क्या बना? एम्ब्रियो किसके अंदर बना? तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो देखिए इससे पहले हमने पढ़ा कि क्या बना? एम्ब्रियो। क्या बना बेटा? ये एम्ब्रियो बना। क्या बना? ये एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो किसके अंदर बना? एम्ब्रियो सैक। किसके अंदर बना? इफ़ यू रिमेंबर, ये जो एम्ब्रियो सैक था ये किसके अंदर था? ये ओव्यूल के अंदर था। किसके अंदर था बेटा? ये किसके अंदर था? ओव्यूल। सही होगी बात। अब एम्ब्रियो तो बन गया, लेकिन उस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट भी तो करना है ना। क्या करना है? प्रोटेक्ट। सो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले क्या था? ओव्यूल। क्या था? तो जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो ये ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड। तो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं सीड इज़ द स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स एम्ब्रियो। दैट कंटेन्स। आप घर में स्प्राउट्स निकालते हैं दालों के, दाल को पानी के अंदर डालते हो, फिर सुबह को कुछ बाहर आ गया होता है वाइट कलर का, तो वो तो हम अपनी लोकल लैंग्वेज में उसको स्प्राउट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो एम्ब्रियो है। वो क्या है? एम्ब्रियो। तो सीड का काम क्या होता है बेटा? एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना। एम्ब्रियो को क्या करना? प्रोटेक्ट करना। सीड बनता कहाँ से है? ओव्यूल। कहाँ से बनता है? तो सीड की डेफिनेशन क्या है? सीड इज़ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, सीड इज़ मैच्योर ओव्यूल, सीड इज़ स्वोलन ओव्यूल, सीड इज़ मैच्योर ओव्यूल, सीड इज़ बल्ज्ड ओव्यूल। यानी कि ओव्यूल जब फर्टिलाइजेशन ओव्यूल की हो जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। इज दैट क्लियर? तो आपने इस चैप्टर में, अगर आपको याद हो तो आपने इस चैप्टर में क्या किया था? ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था। कुछ याद है? तो जब आपने ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो याद करो, ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बाहर ओव्यूल की क्या होती थी? कवरिंग्स। इसको हम क्या बोलते थे? इंटेगुमेंट्स। कुछ याद आया? क्या बोलते थे इनको हम? इंटेगुमेंट्स। आया याद? उसके बाद ये ओव्यूल का क्या था? माइक्रोपाइलर एंड। क्या था ये ओव्यूल का क्या था? माइक्रोपाइलर एंड। तो ओव्यूल से जब सीड बनता है, क्या बनता है? सीड। तो इंटेगुमेंट बना देते हैं। ठीक है, लिखा सीड कवर। इंटेगुमेंट क्या बना देते हैं? सीड कवर, जिसको हम बोलते हैं टेस्टा। क्या बोलते हैं? टेस्टा। और माइक्रोपाइलर एंड क्या बनाता है? सीड पोर। अब पोर समझने के लिए आपको एक डायग्राम देखनी पड़ेगी। तो मुझे बताइए ज़रा, ये मैंने किसकी डायग्राम बनाई है? कौन सा सीड है ये? राजमा का। तो राजमा के बाहर जो छिलका होता है उसका क्या होता है? वो क्या है? सीड कवर। तो राजमा में या जितनी भी दालें होती हैं तो एक छोटा सा पोर देखते हो ना आप, उनके सुराख, ये इसे कहा जाता है सीड पोर। तो सीड पोर कहाँ से बनता है? माइक्रोपाइलर एंड। कहाँ से बनता है? बात समझ में आ गई आपके? ठीक है। इस तरीके से किसका डेवलपमेंट होता है? सीड का। किसका डेवलपमेंट होता है? सीड का। इज़ दैट क्लियर? देखिए ज़रा, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। अब सीड पोर का मेन काम क्या होता है? तो जब आप सीड को पानी में डालते थे तो स्प्राउट बाहर कहाँ से आता था? सीड पोर से। तो सीड पोर से एंट्री होती है किसकी? ऑक्सीजन एज वेल एज वाटर, ताकि वहाँ से एम्ब्रियो क्या आ सके? बाहर। क्या आ सके? बाहर। इज़ दैट क्लियर? अब सीड कितने तरह के हैं? 2 तरह के। जिस तरीके के 2 तरह के एम्ब्रियो थे, वैसे 2 तरह के क्या होंगे? सीड्स। मोनोकॉट सीड एंड डाइकॉट सीड। क्या कहा मैंने? मोनोकॉट सीड एंड डाइकॉट सीड। इज़ दैट क्लियर? तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो इफ़ वी टॉक अबाउट डाइकॉट सीड, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डाइकॉट, डाई का मतलब है 2, कॉट का मतलब है कॉटिलेडन। कॉटिलेडन सीड के अंदर वो वाला स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर थोड़ा बहुत क्या होता है? फूड। क्या होता है? थोड़ा बहुत
फूड होता है। क्या होता है बेटा थोड़ा बहुत, विच कंटेन्स फूड, विच कंटेन्स फूड। अब डाइकोट एम्ब्रियो में ऐसे कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, 2, सॉरी सीड में कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे 2, और मोनोकॉट में कितना होता है 1, कितना होता है 1। अब अगली बात ध्यान सुनिएगा, तो डाइकोट सीड के लिए हमने स्ट्रक्चर किसका लिया है, राजमा के सीड का। तो राजमा के सीड को जब आप ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो सबसे पहले बाहर रेड कलर का कवरिंग होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, टेस्टा या सीड कोट। सीड कोट को क्या कहा जाता है, टेस्टा। क्या कहा जाता है, टेस्टा। फिर अंदर उसके वाइटिश कलर का पार्ट होता है, लाइट ऑफ है, वाइट कलर का पार्ट होता है बेटा। यही जो वाइट कलर का पार्ट होता है इसे क्या कहा जाता है, कॉटिलेडन्स। तो जब आप राजमा के सीड को ओपन करते हो तो कितने कॉटिलेडन्स देखने को मिलते हैं, 2। फिर उसका वो वाला पार्ट जहाँ से प्लीम्यूल बाहर आता है, या जहाँ पे प्लीम्यूल होता है यहाँ से शूट बाहर आती है, प्लीम्यूल के नीचे क्या होता है, रेडिकल, यहाँ से क्या बाहर आती है, रूट। इसे कहा जाता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या कहा जाता है, तो डाइकोट सीड का स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है, क्या है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें क्या है, सीड कोट, कॉटिलेडन्स एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। हमें जो ध्यान से यहाँ पे बात पढ़नी है वो किसकी पढ़नी है, मोनोकॉट सीड। अब मोनोकॉट सीड में कॉटिलेडन कितना होता है, 1। मोनोकॉट सीड में जो एनसीईआरटी ने यहाँ पे एग्जांपल लिया है वो लिया है मेज़ के सीड का। हमने 11th क्लास में भी डायग्राम बनाया था 12th में बनाएंगे, तो डायग्राम मेरे साथ बनानी है अभी आपको, ठीक है, कॉपी निकालिए। तो ये डायग्राम बना है, ज़रा देखो, ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। इसी डायग्राम को अभी मैं बनाने जा रहा हूँ। तो देखो, तो मेज़ का सीड क्या है, मक्की का, भुट्टे का सीड। तो उसको क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करके बताएंगे। अब क्या बताएंगे, क्रॉस सेक्शन। बनाइए, बनाओ ऐसे। कॉपी निकालो। हो गया। तो देखो, ये सीड के बाहर की आउटर लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टा। क्या बोलते हैं, एक्चुअल में जो मोनोकॉट का सीड है ये फ्रूट भी है। क्या है, ये फ्रूट भी है, तो इसको हम फ्रूट में भी कंसिडर करते हैं। तो ये उसकी आउटर लेयर आ गई, टेस्टा। अब ये इसकी इनर लेयर आ गई, इसे बोलते हैं हम, ये क्या लिखा है, एलिरॉन लेयर। क्या लिखा है बेटा, क्या लिखा है, एलिरॉन लेयर। इस बार नीट में क्वेश्चन आया है। एलिरॉन लेयर किसकी बनी होती है, प्रोटीन की लेयर। किसकी लेयर होती है, प्रोटीन। उसके बाद हमें पता है कि मोनोकॉट सीड में ढेर सारा क्या होता है, एंडोस्पर्म। ढेर सारा क्या होता है, एंडोस्पर्म। ढेर सारा क्या होता है बेटा, एंडोस्पर्म। अब ये वाला जो इसका पूरा का पूरा पार्ट है, दिस इज इट्स कॉटिलेडन। क्या है ये,
अब इसमें कोटिलेडन एक ही होता है, तो सिंगल कोटिलेडन को हम बोलते हैं स्क्यूटेलम, लेकिन किस में? ग्रासेस में। किसमें बोलते हैं? ग्रासेस। बाकी जो हमने कल मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बनाया था, बाकी सारी चीज़ें वही आएंगी। तो ये क्या है? दिस इज़ कोलियोप्टाइल। क्या है ये? दिस इज, ये इधर आ जाता हूँ मैं सीधा। तो ये देखो वही सारी चीज़ें आ गई। ये ऊपर आ गया कोलियोप्टाइल, नीचे क्या आ गया? प्लेम्यूल। ये क्या आ गया? कोलियोराइजा। तो मैं वैसे बना रहा हूँ। तो ये देखो लिसन, ये आ गया कोलियोराइजा। ये क्या आ गई? रेडिकल। क्या आ गया बेटा? और ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज रूट कैप। क्या है ये? रूट कैप। और ये क्या आ गई? दिस इज प्लेम्यूल। ये क्या है? प्लेम्यूल। और ये क्या आ गई? ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या है ये? दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या आ गई ये? एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, ठीक बात। तो यहाँ पे देखो हमारे पास मोनोकॉट में क्या है? सिंगल कोटिलेडन। क्या है? सिंगल कोटिलेडन। कोई प्रॉब्लम? सो ये हमारे दो तरह के सीड्स हो गए, मोनोकॉट सीड एंड डाइकॉट सीड। ठीक, अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है, अभी मैंने क्या बताया, हमने ये देखा कि जो हमारा मोनोकॉट सीड है इसमें एंडोस्पर्म ज़्यादा है, एंडोस्पर्म ज़्यादा है। लेकिन जो डाइकॉट सीड होता है उसका जो एम्ब्रियो होता है वो एंडोस्पर्म को यूटिलाइज कर लेता है। तो जिस सीड में एंडोस्पर्म होता है उसको हम एंडोस्पर्मिक सीड भी बोलते हैं। जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, तो मैं एक बार फिर से इस चीज़ को बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सो जिस सीड में क्या होगा? एंडोस्पर्म। क्या होगा भाई? जिस सीड में क्या होगा बेटा? एंडोस्पर्म, उसे क्या कहा जाएगा? एंडोस्पर्मिक। जहाँ पे सीड के अंदर एंडोस्पर्म रिटेन रहता है। हमने देखो दोनों डायग्राम बनाई, दोनों के अंदर एंडोस्पर्म कहाँ है? मोनोकॉट। जहाँ पे एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज कर लेता है एम्ब्रियो, वो कौन सा है? नॉन एंडोस्पर्मिक। ये ज़्यादातर डाइकॉट्स हैं, ज़्यादातर क्या होते हैं? डाइकॉट्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ऑल, ज़्यादातर। ये ज़्यादातर कौन से होते हैं? मोनोकॉट्स, नॉट ऑल। एग्जाम्पल्स के तौर पे वीट, मेज, राइस, कोकोनट, कैस्टर, बार्ले, सनफ्लावर, ये सारे क्या हैं? एंडोस्पर्मिक सीड है। ये सारे क्या हैं? इसमें से वीट, मेज, राइस, कोकोनट क्या हैं? मोनोकॉट्स। बाकी सारे क्या हैं? डाइकॉट्स। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नॉन एंडोस्पर्मिक। तो नॉन एंडोस्पर्मिक में पी, बीन्स, ग्राउंडनट एंड जितनी भी पल्सेस आती हैं। एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब देखो, एंडो का मतलब है इनसाइड, स्पर्मा मतलब सीड, इनसाइड सीड। अगर एंडोस्पर्म है तो एंडोस्पर्मिक, नहीं है तो नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक को हम एल्ब्यूमिनस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक को हम नॉन एल्ब्यूमिनस भी कहते हैं। नीट में यहाँ से क्या आता है आपको? एग्जाम्पल्स। क्या आती हैं नीट में? यहाँ से आपको क्या पूछी जाएंगी? एग्जाम्पल्स। इज दैट क्लियर? अब अगला कॉन्सेप्ट, हमने ये पढ़ा था कि ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर और होता है जिसको हम न्यूसेलस बोलते थे। क्या बोलते थे? ओव्यूल के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता था जिसको हम क्या बोलते थे? न्यूसेलस। क्या बोलते थे भाईजान? न्यूसेलस। अब कभी कभार क्या होता है कि जब सीड बनता है, क्या बनता है? तो न्यूसेलस के भी कुछ टिश्यूज़ वहाँ रह जाते हैं। क्या कहा मैंने? जैसे मैंने क्या बोला कि सीड बनते बनते एंडोस्पर्म रह गया, तो उसको क्या बोला हमने? एंडोस्पर्मिक टिश्यू। कभी कभार वहाँ पे न्यूसेलस के भी टिश्यूज़ रह जाते हैं। किसके अंदर? सीड के अंदर। तो अगर सीड के अंदर न्यूसेलस का टिश्यू प्रेजेंट है तो उस सीड को कहा जाएगा, या उस न्यूसेलस को कहा जाएगा पेरिस्पर्म। क्या कहा जाएगा? पेरी का मतलब है आउटर, स्पर्मा मतलब सीड, यानी कि सीड के बाहर एक और क्या बना देगी? आउटर लेयर। अब एनसीईआरटी इसको एग्जैक्ट शब्दों में कैसे लिखती है? सम टाइम द रेमनेंट्स क्या होता है? कुछ पार्ट किसका रह जाता है? न्यूसेलस इज ऑल्सो रिटेन्ड इन द सीड। तो यही जो रिटेन्ड न्यूसेलस होता है इसी को क्या कहा जाता है बेटा? पेरिस्पर्म। एनसीईआरटी इसकी दो एग्जांपल्स देती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। पहली है ब्लैक पेपर और दूसरी क्या है? बीट। बात समझ में आ गई आपको? बात समझ में आ गई? अब सीड का जो अगला कॉन्सेप्ट है दैट इज़ द सीड जर्मिनेशन। क्या बेटा? सीड जर्मिनेशन। अब मुझे एक बात बताइए, हमने सॉइल मतलब प्लांट से हमें सॉइल मिला, जैसे अभी किसकी कटाई हुई? वीट की। तो अब तुम इस सीड को सॉइल में लगाओगे तो प्लांट ग्रो कर जाएगा क्या?
होगा ऐसा? सपोज तुमने अपने किचन गार्डन में मटर लगाए थे, मटर हरे हरे मटर निकाले, मिट्टी में डाल दिए, ग्रो कर जाएगा प्लांट? ऐसा कभी नहीं होता है। तो जब सीड बनता है, क्या बनता है? तो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, अगर उस एम्ब्रियो को जर्मिनेट करवाना है, यानी कि सीड को जर्मिनेट करवाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? टाइम पीरियड। क्या चाहिए? उस टाइम पीरियड के दौरान जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसके लिए कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती हैं। क्या बोला मैंने? उसके लिए कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती है। सो वो वाली प्रॉपर्टी जब सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए कंडीशंस क्या हैं? अनफेवरेबल, हम उस फेज़ को बोलते हैं डॉर्मेंसी। क्या बोलते हैं बेटा? डॉर्मेंसी कुछ नहीं है, डॉर्मेंसी एक पीरियड है। क्या बेटा? जिस दौरान सीड जर्मिनेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि कंडीशंस क्या हैं? अनफेवरेबल। कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस हैं अनफेवरेबल। अब आप मुझे बताइए, क्या डॉर्मेंसी से सीड को कुछ फ़ायदा होगा? दिमाग लगाओ, दिमाग। मतलब डॉर्मेंसी के कारण सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, तो इसका हमें फ़ायदा है कुछ? बेटा घर में तुमने जितनी भी दालें रखी हैं, जितनी भी क्या रखी हैं? दालें रखी हैं अपने डब्बों में संभाल के, अगर सीड जर्मिनेट कर जाता तो वो सारे स्प्राउट्स नहीं निकल जाते बाहर, क्योंकि तुमने उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं दी है। फेवरेबल कंडीशन नहीं दी है तो वो जर्मिनेट भी नहीं करेगा। जब तक तुमने उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तब तक वो सीड क्या रहेगा? इनएक्टिव। क्या रहेगा? तो उस फेज ऑफ इनएक्टिविटी को भी क्या कहा जाता है? डॉर्मेंसी। इस दौरान जो सीड है, क्या उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं बताइए? सबसे बड़ा चेंज क्या आता है डॉर्मेंसी के दौरान? सबसे बड़ा जो चेंज आता है डॉर्मेंसी के दौरान, उसमें से वाटर लॉस, यानी कि जो वाटर का कंटेंट है वो घटता है, यानी कि सीड सूखता है। कितना सूखता है? 10 to 15% बाय मॉइस्चर। इतना उसमें से वेट क्या होता है? घटता है। और सीड जो होता है वो एम्ब्रियोस का डिस्ट्रॉय नहीं होता है, सीड केवल इनएक्टिव है। क्या बेटा? उसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन हुई है। मेटाबॉलिज्म क्या हुई है? स्लो डाउन। उसी फेज को हम क्या बोलते हैं? डॉर्मेंसी, द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। जब डॉर्मेंसी पीरियड हो गया ओवर, डॉर्मेंसी पीरियड क्या हो गया? ओवर, फिर हम सीड को जब सॉइल में लगाते हैं तो सॉइल में से क्या आती है? ऑक्सीजन एंड वाटर, जो किस में गई? सीड पोर। और जो प्लांट बाहर आता है इनिशियली, वो प्लांट नहीं होता, वो बेसिकली एम्ब्रियो है। वो बेसिकली क्या है? तो आप देखिए, जब वो एम्ब्रियो बाहर आता है तो क्या वो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस कर सकता है? नहीं। जब वो एम्ब्रियो बाहर आता है तो उसको कुछ समय के लिए न्यूट्रिशन कौन देता है बेटा? इसके कोटिलेडन्स। कौन देते हैं? जब ये एनवायरनमेंट के साथ इक्विप हो जाता है तो उसके बाद ये फोटोसिंथेसिस करना शुरू करता है। बात समझ में आई आपको? सो दिस इज कॉल्ड डॉर्मेंसी। तो डॉर्मेंसी के दौरान एक बड़ी इंपॉर्टेंट चेंज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन, यानी कि सीड जो है उसमें से वाटर का कंटेंट घटता है। तो डॉर्मेंसी का हमें फ़ायदा है, हमें भी फ़ायदा है, सीड को भी फ़ायदा है। इज़ दैट क्लियर? बात समझ में आ गई आपके? अब हम पढ़ने जा रहे हैं द एडवांटेजेस ऑफ सीड्स। अभी भी मैंने क्या बताया आपको कि सीड का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? अब पोलन ग्रेन्स में क्या होता था कि पोलन जर्मिनेशन जो था वो वाटर पे डिपेंडेंट था। क्या था बेटा? लेकिन जो सीड जर्मिनेशन है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, सीड जर्मिनेशन जो होता है ये वाटर डिपेंडेंट प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है बेटा? यानी कि सीड को जर्मिनेशन क्या करने के लिए क्या चाहिए? पानी। लेकिन अगर हम उसको पानी ही नहीं देंगे तो क्या वो जर्मिनेट करेगा? उसकी इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम सीड्स को क्या कर सकते हैं? स्टोर। तो ये एक अच्छी बात है, ये हमें सीड का क्या है? एडवांटेज। क्या बेटा? उसके बाद सीड जिस भी जगह पे जाएगा उधर जाके वो जर्मिनेट करने की काबिलियत रखता है। मतलब कंडीशंस थोड़ी बहुत क्या होनी चाहिए? फेवरेबल। यानी कि हमने पहले पोलिनेशन पढ़ी, तो पोलन ग्रेन अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसको कोई एजेंट लेके जा रहा है। कौन लेके जा रहा है? लेकिन उस दौरान पोलन ग्रेन्स की वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन अगर हम सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएं, जिसको बोला जाता है सीड डिस्पर्सल। क्या कहा जाता है बेटा? सो सीड डिस्पर्सल ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू पोलन ग्रेन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समंदर के किनारे क्या लगता है? कोकोनट। क्या लगता है? तो कोकोनट जब ज़मीन पे गिरता है तो उसको समंदर का पानी कितनी दूर तक लेके चला जाता है? तो क्या उस सीड को कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। वो जहाँ भी जाके रुकेगा वहाँ पे वो जर्मिनेट करना शुरू कर जाएगा। इज़ दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, सीड के अंदर क्या होते हैं? कोटिलेडन्स। तो मैंने अभी बताया कि जब सीड अभी इनिशियल स्टेज में होता है, यानी कि जब इनिशियली उससे प्लांट बाहर आता है तो उसको हम सीडलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो उसको
एनर्जी कौन देता है? ये कोटिलेडन्स। अब सीड के बाहर एक आउटर हार्ड कवरिंग होती है, क्या होती है बेटा? आउटर हार्ड कवरिंग होती है, जो सीड को किस चीज़ में हेल्प करती है? उसके एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने में क्या करती है? हेल्प करती है। तो ये सारे सीड्स के क्या हैं? एडवांटेजेस। क्या बेटा? एडवांटेजेस। अब अगला एडवांटेज क्या है सीड का? इट ब्रिंग्स जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि सीड किसका प्रोडक्ट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? तो सीड में मेल कैरेक्टर्स भी हैं, फीमेल कैरेक्टर्स भी हैं, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा किसमें? सीड में। उसके बाद ये तो हमने बता दिया आपको, डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ऐसी जगह पे होते हैं कि अगर उनका सीड सॉइल में गिरा तो सीड उसी समय क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय। ऐसा किस में होता है? मैंग्रोव्स में। जिस जगह पे मैंग्रोव्स लगे होते हैं बेटा, वहाँ का पानी कैसा होता है? सॉल्टी। अगर सीड ज़मीन पे गिरेगा तो सीड क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय, क्योंकि सॉल्ट वाटर में ऑक्सीजन नहीं होती है। तो इस केस में क्या होता है? जैसे प्लांट पे सीड लगता है वो उसी के ऊपर ही क्या कर जाता है? जर्मिनेट। उस प्रोसेस को कहा जाता है वाइवी पेरी। ये वाइवी पेरस नहीं है, वाइवी पेरी से कहा जाता है। इज दैट क्लियर? चलिए अब सीड की अगली प्रॉपर्टी। तो सीड की जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है बेटा सीड वाइबिलिटी। तो हमने पोलन वाइबिलिटी भी पढ़ी थी। तो वाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि सीड कब तक जर्मिनेट करने की कैपेबिलिटी रख सकता है। जैसे तुमने घर में सीड लगाया, सीड में सॉरी दालें रखी हुई हैं, तो सपोज़ करो तुमने 5 दाने लिए किसके? दाल के। तुमने 5 अपने फील्ड में लगा दिए, तो सपोज़ करो उसमें से 4 ग्रो करके 1 ग्रो नहीं करा, तो वो जो 4 ग्रो किए इसका मतलब वो सीड के अंदर कैपेबिलिटी थी क्या करने की? जर्मिनेट करने की। तो आप मुझे बताइए क्या वाइबिलिटी कहाँ किसे जाता है? वाइबिलिटी एक पीरियड है, क्या है बेटा? कि कब तक सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो एक्टिवेट है। सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो क्या है? एक्टिवेट। यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो कब तक जिंदा रह सकता है ताकि सीड क्या कर सके? जर्मिनेट। उसे क्या कहा जाता है? वाइबिलिटी। क्या कहा जाता है बेटा? ये पढ़ना क्या लिखा है? आगे इसे क्या कहा जाता है? सीड वाइबिलिटी। तो सीड वाइबिलिटी सिंपली क्या है? इट इज़ द फेज ड्यूरिंग विच द सीड हैज़ द कैपेबिलिटी टू जर्मिनेट। तो ऑब्वियसली वाइबिलिटी स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ क्या करती है? वेरी करती है। जैसे कुछ सीड्स की वाइबिलिटी कुछ महीनों की होती है, कुछ की 100 साल तक भी हो सकती है। एनसीईआरटी ने हमें यहाँ पे 2 स्पेशल एग्जाम्पल्स दिए हैं और नीट में यहाँ से क्वेश्चन आता है। पहली एग्जाम्पल किसकी ली है उसने? डेट पाम। डेट पाम क्या होती है? खजूर। डेट पाम का साइंटिफिक नेम है फेनिक्स डिक्टाइलिफेरा। इसके सीड्स कहाँ मिले पता है आपको? इसके सीड्स मिले किंग हेरोड्स पैलेस में। ये कहाँ पे था? डेड सी में। तो क्या होता है कि जो पुराने महल होते हैं, यहाँ पे जब आर्कियोलॉजिस्ट जाते हैं स्टडी करने के लिए, तो वहाँ पे वो चीज़ों की छानबीन जब करते हैं, उनको खुदाई भी करनी पड़ती है, तो उसे कहा जाता है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। या आप ये कह लो कि एक आर्कियोलॉजिकल जब उन्होंने सर्वे किया तो उन्होंने एक राजा का महल था किंग हेरोड्स, जो कहाँ पे था? डेड सी में था। तो वहाँ पे इसके सीड्स पड़े हुए थे। वो सीड्स कितने साल पुराने थे? 2000 साल पुराने थे। जब उन्होंने उन सीड को सॉइल में लगाया वो जर्मिनेट कर गए। यानी कि सीड की वाइबिलिटी कितनी थी? 2000 साल। कितनी थी भाईजान? ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है ल्यूपाइन। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ल्यूपिनस आर्क्टिकस। ये कहाँ से मिला है? आर्कटिक टुंड्रा से। और इसका वाइबिलिटी पीरियड कितना है? 10,000 साल। यानी कि 10,000 साल तक जो सीड है वो डोरमेंट रह सकता है, यानी कि डोरमेंसी पीरियड में रह सकता है, यानी कि वो वाइबल रह सकता है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो सीड का कॉन्सेप्ट हमारा ख़त्म होता है, कल हम पढ़ेंगे फ्रूट। इज दैट क्लियर? सो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है। सो टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।